गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप सब सही होंगे। तो हम अपने आज फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के एक नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके सामने आए हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर को आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ डाउट होंगे, तो मैं डाउट को क्लियर करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करिए। तो आइए चलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जितने भी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में अभी कंप्लीट किया है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, बस उसी को कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। उसके बाद कुछ पढ़ेंगे, हम पश्चिमी घाट को पढ़ेंगे, पूर्वी घाट को पढ़ेंगे, और फिर भारतीय मरुस्थल को भी पढ़ेंगे, और प्रायद्वीपीय भारत को, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने गंगेटिक प्लेन, मध्य गंगा के मैदान को। क्योंकि हमने एक लेक्चर, इसके पहले वाले लेक्चर में पंजाब और राजस्थान का मैदान पढ़ा चुके हैं, जो कि ये वाला हिस्सा है। आज हम पढ़ते हैं गंगेटिक प्लेन को। सबसे बड़ी बात है, गंगेटिक प्लेन का निर्माण कैसे हुआ। हमने पिछले लेक्चरों में भी बताया आप लोगों को कि गंगेटिक प्लेन का निर्माण जो है, हिमालय नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और उसके निक्षेपण करते, सेडिमेंट डिपॉजिट करते हुए अवसादीकरण से इन मैदानी क्षेत्रों का एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने, उम्मीद है, इन चीज़ों को थोड़ा समझा होगा कि मैदान का ये निर्माण कैसे हुआ। हालांकि ये सबसे नवीनतम स्थलाकृति है भारतीय उपमहाद्वीप में। सबसे पुराना है आपका ये प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि गोंडवाना से विखंडन करके ये उत्तर भारत, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ गति करते, उत्तर पूर्व की तरफ गति करते करते उसके परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ। पहले इसके बीच में मैंने बताया कि टेथिस सागर था। ठीक, टेथिस सागर में बल पड़ने के कारण माउंटेन्स बने और ये आपस में आकर टकरा गई। तो चलिए हम इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताएं में जनरली यही है जो मैंने भी इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा बताया, कि मतलब कि ये मैदानी क्षेत्र एक निचलात्मक मैदान का उदाहरण है, और इसमें सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी जिसे बोलते हैं, एलुवियल सॉइल, हिंदी में इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे कि इस क्षेत्र में कभी कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, और सवाल तो मैंने बताया। अब फिर किस क्षेत्र में कितनी बारिशें होती हैं, बारिश का भी मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगा। मानसून जब पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर है, लेकिन हल्का मैं बता देता हूँ कि जब ये मानसून एंटर करता है इधर से, हालांकि मानसून दो भागों में बढ़ता है। जब यहाँ से एंटर करता है, भूमध्य सागर से आते हुए यहाँ से दो भागों में बढ़ रहा है, एक अरब सागर की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से होते हुए सबसे पहले तो यहाँ अंडमान है, वहाँ पे अप्रैल के समय बारिश होती है। सबसे पहली बारिश अगर देखा जाए इंडिया में तो ऐसा केरला में टकराती है, लेकिन फिर यहाँ पे एक अराकान की पहाड़ी है, आप देखेंगे तो ये अराकान म्यांमार की पहाड़ी है, यहाँ टकराती है, फिर ऐसे एंटर करती है। ये मेघालय, असम, आप लोगों ने चेरापूंजी का पढ़ा होगा, यहीं से एंटर करती है। फिर ये धीरे धीरे वेस्ट की तरफ मूव करती है गंगेटिक प्लेन में, और ये धीरे धीरे अपनी आर्द्रता खोती जाती है, जिसके कारण कि अगर आप देखेंगे इन कंपेरिजन, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश को कंपेरिजन करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, तो आपको जो रेनफॉल का क्वांटिटी है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हवाएं अपने साथ आर्द्र ग्रहण करके जब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब बढ़ती हैं, तो नमी को गिराते चलती है। मतलब नमी जो होता है, एक तरीके से नमी बारिश होती जाती है, तो वेस्टर्न के साइड जो है, हम पश्चिम के साइड बढ़ते हैं तो बारिश कम होती है। यही कारण है। अगर सबसे बड़ी फैक्टर यह है कि अगर वनस्पति अगर कहीं देखेंगे आप, तो वनस्पति संघनन में पाई जाती है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में, और कहीं कम पाई जाती है। कारण यही है कि बारिश उनको उतना, मतलब कि रेनफॉल नहीं मिल पाता है, यही रीज़न है। और इस क्षेत्र में जलवायु जो पाई जाती है, समशीतोष्ण जलवायु जिसको बोलते हैं, लिख देता हूं मैं। समशीतोष्ण जलवायु। आप आगे पढ़ाऊंगा, कोपेन का वर्गीकरण है, कोपेन ने ये दिया था, सिंबल है। क्वेश्चन देखिए यही सब पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन से जलवायु गंगेटिक प्लेन में पाई जाती है, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है कि इस क्षेत्र में, मतलब कि कृषि कैसे होती है, मृदा कैसी, मृदा तो मैंने बताया, कृषि उद्योग कैसा है, पशुपालन कैसा है, ये चीज मेन चीजें हैं। तो थोड़ा उम्मीद है थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। 2-3 पॉइंट मैं और बता देता हूँ। इसका जो गंगेटिक प्लेन का एक तरीके से डाउनवर्ड देखेंगे तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। क्यों? इसीलिए देखेंगे आप, हिमालय नदियाँ चाहे प्रायद्वीपीय नदियाँ, अधिकतर आप नदियों को देखेंगे जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यही कारण है, मतलब इसका झुकाव जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा। कारण क्या है? जब विवर्तनिक प्लेट हो रहा था, या जब ये गोंडवाना लाइन से टूट के
उत्तर पूर्व की तरफ ये जब गति कर रहा था तो इसका खसकाव या एक तरीके से देखें तो इसका एंगल या झुकाव उसकी तरफ, इसलिए आप देखेंगे तो नदियां ये जो ढलान है वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ये कारण है पश्चिम से मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और इस क्षेत्र में दो मिट्टी पाई जाती है, एक होती है बांगर और खादर। मैंने पुराने भी पढ़ा है कि बांगर और खादर में क्या अंतर होता है। बांगर, बांगर कहते किसको है, सबसे बड़ी बात बांगर कहते किसको है। बहुत लड़के कंफ्यूजन हो जाते हैं बांगर और खादर में, जब क्वेश्चन आते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइए। बांगर पुरानी मृदा, नई मृदा। ठीक, पुरानी मृदा क्यों कहते हैं? जब हिमालयन नदियां मैदानी भाग में जब एंटर करती हैं, ठीक, कुछ जगहों पे जैसे किसी साल वहां बाढ़ ला पाई और दूसरे साल वहां पानी नहीं पहुंचा या बाढ़ नहीं ला पाए, तो ऐसे चीजों में क्या होता है कि जब हिमालयन नदियां मैदानी भाग में जब एंटर करती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट डिपॉजिट या अवसाद का डिपोजिशन करते चलती हैं। तो उसमें क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती रहती है, सॉइल हर साल सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती रहती है, यही कारण है। इसीलिए इसको जैसे कि जहां नदियों का पानी हर साल पहुंचता है वहां आप देखेंगे खादन मृदा की अधिकता बहुत पाई जाती है, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है और ये खेती या कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और बांगर का यही है पुरानी मिट्टी, जहां मतलब बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता है, अवसाद डिपोजिट या सेडिमेंट डिपोजिट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण इस मृदा को बांगर होता है। ऐसा नहीं कि ये बांगर मृदा भी कभी खादर हुआ करता था, लेकिन 2-3 साल या 4 साल के बाद मतलब वो मृदा पुरानी हो जाती है। क्वेश्चन बनते हैं हमेशा इससे, हमेशा इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बांगर पुरानी मृदा, खादर नई मृदा। बाकी विशेषता में उतना कुछ खास था नहीं कि मैं बताता, वही चीज था। रेनफॉल मैंने बता दी, समशीतोष्ण, जैसे कि समशीतोष्ण जलवायु है, कोपेन का वर्गीकरण क्या है, मतलब इस एरिया में रेनफॉल अप्रोक्स, इसमें रेनफॉल आप देखेंगे तो 100 से 110 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है मध्य गंगा मैदान में। ये मतलब कि ये देखिए इसका विस्तार आप देखेंगे तो अगर मध्य गंगा के मैदान का, तो आप देखेंगे यहाँ से एक हरियाणा से लेकर अब वेस्ट बंगाल तक, या वेस्टर्न यूपी से लेकर अब वेस्ट बंगाल तक चले आइए, ये मध्य गंगा का मैदान बोला जाता है। उसके बाद से ब्रह्मपुत्र का मैदान है जिसको असम वाले इलाके को बोलते हैं असम। ठीक, उम्मीद है ये चीज आप लोगों ने नोट की होगी। क्वेश्चन बनेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। बांगर मतलब पुराना, जिसपे मतलब कि आप देखेंगे अगर याद करने का तरीका दिखाया, खादर इसमें बस नॉर्मल है, इसमें कोई बिंदु उंदू नहीं आता। तो बांगर मतलब पुरानी मृदा, बांगर पुरानी मृदा, खादर नई मृदा, मतलब कि जिसमें कि अनुस्वर अगर आ जाए, इसको अनुस्वर बोलते हैं हिंदी में, अगर अनुस्वर आ जाए तो वो पुरानी मृदा, बिना अनुस्वर के वो नई मृदा है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस चीज को नोट किया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के मैदान को, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ये चीजें। तो आइए हम इस क्षेत्र की मृदा, कृषि और कुछ उद्योग को पढ़ते हैं। मैंने जैसा कि मध्य गंगा के मैदान बताया कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा एलुवियल सोइल जिसको बोलते हैं। और इस क्षेत्र में कृषि, ये क्षेत्र देखा जाए तो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पे हर तरह की फसलें उगाई जाती हैं, चावल, गेहूं, मोटे अनाज से तिलहन, सारी चीजें उगाई जाती हैं। और रही बात सिंचाई की, तो यहाँ सिंचाई, एक तो नहर सिंचाई प्रणाली है, नहर सिंचाई, नलकूप। ठीक, एक आता है डीप फर्टिगेशन, डीप फर्टिगेशन मेथड, मतलब कि, और देखा जाए तो यूपी और बिहार में नहर सिंचाई की व्यवस्था भी अब होने लगी। बिहार में तो आप देखेंगे, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हो तो आप देखेंगे कि सोन गंडक एक पढ़ेंगे बिहार में, सोन परियोजना पढ़ेंगे, फिर आप ऊपर में अगर उत्तरी बिहार में जाएंगे तो गंडक परियोजना पढ़ेंगे। मतलब बिहार में उतनी खासी प्रणाली इतनी अच्छी नहीं है अभी, मेरे हिसाब से ऐसा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिहार में मतलब कि मृदा नहीं है, उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, बहुत अच्छा प्लेन्स है, लेकिन वहाँ अभी एक तरीके से देखा जाए तो ये नहर अपवाह तंत्र अभी उतना विकसित नहीं है। और रही बात यूपी में कुछ हद तक ठीक है पर उतना भी नहीं। हाँ, रही बात नलकूप, यूपी हो चाहे बिहार,
नलकूप जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने गांव देहात में देखा होगा, जैसे कि एक कुएं में से एक ट्यूबवेल मशीन होती है, नलकूप, उसमें से पानी निकाल के जो खेतों में सिंचाई की जाती है, उसी को नलकूप बोला जाता है। अगर देखा जाए तो नलकूप की संघनता अगर देखा जाए, मतलब कि सबसे ज्यादा अगर नलकूप से खेती का ये थे तो हमारे उत्तर प्रदेश में होती है। जहाँ से मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ उत्तर प्रदेश से, उस समय, हालांकि मैं बिहार से हूँ। नलकूप सबसे ज्यादा खेती जो होती है नलकूप से, मतलब सिंचाई होती है एक तरीके से आप देखा जाए। और इस क्षेत्र में उद्योग देखा जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। आप जैसे देखेंगे कृषि आधारित जितनी भी चीजें हैं बेचने, मतलब कि अगर आप इरिगेशन करते हैं या सिंचाई करते हैं, उसके बाद जो चीजें तैयार होती है, फसल तैयार होती है, उसको काटना, एक तरीके से अपने आसपास के मिल में ले जाना, जहाँ पे उसमें से कुछ भी हो सकता है, शुगर मिल हो सकता है, राइस मिल हो सकता है, जहाँ पे तैयार किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे डेयरी उद्योग है, डेयरी उद्योग। और एक तरीके से देखें तो इस क्षेत्र में कुछ हद तक फर्नीचर उद्योग भी अब प्रचलन में है धीरे धीरे। उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को थोड़ी समझ में आएगी। तो हम अब चलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन की तरफ, या इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा का मैदान। सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्रा का विस्तार देखा जाए, ठीक, तो ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में बताया था, ये हिमालयन है, ये हिमालय है। मान लीजिए सबसे इनरमोस्ट अगर बाउंड्री देखे, हिमालय शिवालिक है, ये यही हिमालय अराकान, यही अराकान की पहाड़ियां, यही हिमालय का विस्तार मानी गई है ये, ठीक। तो उत्तर में इसकी बाउंड्री हिमालय है। और इधर देखा जाए ईस्ट के साइड, पूर्व की साइड, ये उत्तर है, मान लीजिए, मैं ऐसे बता दे रहे हैं। पहले बात तो आप लोग क्लियर कर लीजिए, नॉर्थ साउथ क्लियर है तभी मैप क्लियर रहेगा। ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ है, उत्तर हिमालय, पटकाई बम, ठीक, पटकाई बम। और नीचे के साइड है, आपको देखेंगे गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी मिलेगी, जो कि मेघालय में है। जहां पे आप देखेंगे जब मानसून एंटर करती है तो एक ऐसे स्ट्रक्चर है, वहीं पे मानसून एंटर करते, वहीं पे मतलब कि गोल गोल घूमती है और सबसे ज्यादा बारिश वहीं पे कराती है। ये चीजें हैं। तो आइए क्षेत्र की थोड़ा कुछ विशेषता है, विशेषता भी सिमिलरिटी है। ब्रह्मपुत्रा नदी के निचलात्मक मतलब अवसाद डिपोजिशन के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। उसके बाद इस क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है, यहाँ पे भी अच्छी खासी खेती होती है। और यहाँ पे मिक्स फार्मिंग देखने को मिलता है। मिक्स फार्मिंग इन द सेंस चावल के साथ मछली की भी मतलब उत्पादन, मतलब कि आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट के साइड देखेंगे, जैसे चावल के खेत में मतलब पानी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा मतलब चावल की खेती में जाता है, तो साथ साथ मछली का भी उद्योग वहां पे चलता है, साथ साथ दोनों। इसीलिए आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में एक देखेंगे, और ये चीजें धीरे धीरे कल्चर में चली आती हैं। वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो आप फिश और राइस को मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एक तरीके से रिचुअल्स की तरह लिया जाता है उस चीज को। तो ये आपकी कल्चर भी एक तरीके से ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है, कैसा ज्योग्राफी है। क्योंकि अगर भारतीय उपमहाद्वीप में भौगोलिक स्थिति अगर इसकी देखेंगे तो आप दक्षिण भारत में जाइए, वहाँ की संस्कृति अलग है पूरी तरीके से। आप देखा जाए तो कल्चर जो है आपकी ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है कि किस जगह का ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से विविधताएं भारत में। इसीलिए भारत को विविधता वाला देश कहा गया है, मतलब कि एकता में, एक तरीके से एक ही भारतवर्ष में कई तरीके के लोग और कई जगह पे एक साथ रहते हैं, इसीलिए बोला जाता है। तो ठीक है, मैंने इसकी बाउंड्री बता दी। नॉर्थ में आपने बताया हिमालय, उत्तर में आपको हमने पटकाई, नागा और पटकाई, और ये दक्षिण में मैंने बताया गारो खासी जैंतिया जो मेघालय में है। ये इसकी मतलब कि बाउंड्री डिसाइड करती है, ठीक। तो थोड़ा सा मैंने वैसे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ इसको, नोट करना क्या है मैं लिख देता हूँ इसको। हालांकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, अगर क्लियर ना हो तो हल्का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उत्तरा मैदान का विस्तार जो है उत्तर में हिमालय है, और पूर्व इन द सेंस
ये हिस्सा पूर्व के साइड, ये पूर्व है, मैंने बता ही दिया था ऐसे, ये नॉर्थ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये पटकाई बम और नागा हिल्स, और ये दक्षिण में गारो, खासी और जैंतिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चंस में। तो आइए हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक। तो ब्रह्मपुत्रा मैदान में मतलब कि देखा जाए तो जलवायु कैसी पाई जाती है। इस क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है आर्द्र उपोष्ण जलवायु। मतलब मीडियम पेस्ट, गर्मी और ठंडी बराबर, मतलब कि ठीक ठाक जलवायु, आर्द्र और उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। और थोड़ा सा इसमें आप वेस्ट के साइड बढ़ेंगे तो हमने बढ़ा है कि उसमें जलवायु पड़ा है समशीतोष्ण जलवायु। मतलब कि जब बारिश ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है तो अपना मॉइस्चर, जो कंटेनिंग मॉइस्चर रहता है, वो धीरे धीरे ड्रॉप आउट करते चलती है, मतलब गिराते चलती है, जिसके कारण कि आप देखें आर्द्र का मतलब गीला, इसलिए मैंने इसमें लिखा है आर्द्र उपोष्ण। मतलब मानसून एंटर नॉर्थ ईस्ट से करती है, इसलिए इस क्षेत्र में बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस क्षेत्र को आर्द्र उपोष्ण जलवायु बोल जाता है, और भी नामों से जाना जाता है। तो आप गैंगेटिक प्लेन में जो मैंने बताया कि समशीतोष्ण बोला जाता है, कि समशीतोष्ण मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो ड्रॉट भी और समर भी, मतलब कि बराबर दोनों मीडियम प्लेस में चलता रहता है। इसलिए यहाँ पे वनस्पति में भी देखेंगे तो डिफरेंस है। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी वनस्पति जितनी भी रहेंगी तो डेंसिटी, जो बोलते हैं संघननता, संघनन वनस्पति पाई जाती है। और ये सब धीरे धीरे वेस्टर्न यूपी के साइड बढ़ेंगे तो वनस्पति का मतलब विरल, एक तरीके से तो वनस्पति घटती चली जाती है, उसके हाइट में प्लस उसकी जनसंख्या, एक तरीके से संघनन वनस्पति उतनी नहीं पाई जाती है। इसको सही से लिख देता हूं, उसके बाद इस चीज को नोट करिएगा। ब्रह्मपुत्रा का मैदान का जो ढलान है आप देखेंगे तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है, मतलब कि ये ऐसे है, आप ये देख ही रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से, इसका ढलान नॉर्थ ईस्ट के साउथ ईस्ट की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ। इसीलिए ब्रह्मपुत्रा नदी देखेंगे, अब तो सीधे भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे एंटर करती है नीचे की तरफ, बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है जो, तो ये चीजें हैं। और इस क्षेत्र में एक तरीके से मैंने कृषि बताया कि मतलब कि चावल और मछली साथ साथ मतलब कि खेतियां जो भी होती है। उसके बाद इस क्षेत्र में उद्योग उतना खासा नहीं है, क्योंकि ये हिल्स एरिया, उतना उद्योग है नहीं इस क्षेत्र में। और अभी भी आप तरीके से देखा जाए तो उतना परिवहन व्यवस्था भी बढ़िया नहीं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट अब ध्यान देने लगी है, मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट अब थोड़े से स्कीम्स नॉर्थ ईस्ट के साइड निकालने लगी है। करंट में एक स्कीम आई होगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लिए था। अब थोड़ा सा हिल्स एरिया, मतलब कि रोड वोड जितने भी हैं, अब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा विकास देने की बात अगर है तो अब धीरे धीरे हो रहा है। इस क्षेत्र में देने लायक है, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल अफेयर में हल्का जाएंगे तो आप देखेंगे चाइना यहाँ पे काउंटर करता है। जिस एक है यहाँ पे सिलीगुड़ी है, चिकन नेक जिसको बोलते हैं, एक तरीके से देखेंगे वो क्षेत्र 13 किलोमीटर का क्षेत्र है। अगर उस पर अटैक कर लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, तो इंडिया का ये ईस्टर्न पार्ट पूरी तरीके से इंडिया से अलग हो जाएगा। इसीलिए अब गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पर ध्यान दे रही है। एज ए कैजुअल मैंने बता दिया, थोड़ा इस चीज को लिख लीजिएगा। उपोषण आर्द्र, आर्द्र उपोषण कहिए या उपोषण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इससे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये ठीक है, उम्मीद आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं, एक तरीके से पढ़ेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। उससे पहले हम थोड़ा सा बचा है भारतीय मरुस्थल को पढ़ लेते हैं। भारतीय मरुस्थल का एक तरीके से निर्माण कैसे हुआ है, हमने पहले ही बताया कि ये प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अरावली एक तरीके से देखें तो इसको आर्कियन सेल, इसको एक तरीके से अब अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अवशिष्ट पर्वत इन द सेंस मतलब एक पुरानी श्रृंखलाओं का मतलब सेल है। एक तरीके से क्रिस्टल, एक तरीके से इसमें देखेंगे तो आपने कंपैरिजन देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो माउंटेन्स में एक तरीके से एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आप साउथ में जैसे जाएंगे आपको धारवाड़ की चट्टानें मिलेंगी, आर्किन जो सबसे पुरानी आर्किन सेलें मिलेंगी, उसमें एलिमेंट्स मिनरल्स पाए जाते हैं। ये कारण है। ये हिस्सा जो है, ये तो हिस्सा इंडिया का है नहीं। अरावली, अरावली को भी इंक्लूड कर लीजिए। अरावली ये पहले एक तरीके से, ये आप देखेंगे कि ये वेस्ट साइड अरेबियन सी है और ये इस साइड वेस्ट बंगाल, ठीक। तो ये क्रिया जब ऐसी की तरफ जा रहा था गोंडवाना लैंड से विखंडित होने के बाद, तो ये पहले एक तरीके से आपने टेथिस सागर देखा होगा, इसके बगल में अरेबियन सागर है, ठीक। ये पहले एक तरीके से सी जो होता है सॉल्टी होता है, इसके कारण देखेंगे तो आप जब इसमें वलन पड़ा
तो एक तरीके से ये जो जमीन समुद्र के अंदर जो स्थान था एक तरीके से वो ऊपर की तरफ चला आया, जिसके कारण आप देखेंगे तो भारतीय मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है प्लेट विवर्तनिक या भूसंनति सिद्धांत, दोनों ने इसको मतलब कि नकारा ने एक तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट किया, इस चीज को मतलब इस थ्योरी पे एक्सेप्ट की गई इस चीजों को, ये चीजें हैं। और रही बात, क्वेश्चन बनता है कि ये क्षेत्र मतलब कि होने के बाद ये क्षेत्र एक तरीके से सूखा ही क्यों रह गया। मैंने पहले भी बताया है कि ये है अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक। अगर किसी भी जगह पर अगर मानसून या बारिश होनी हो, अगर कोई भी चीज़ अगर मानसून एंटर करता है तो उसको रोकने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ वेस्टर्न घाट है, यहाँ से जब मानसून एंटर करता है तो यहाँ वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं अप्रोक्स इसकी पहाड़ियाँ इतनी ऊंची हैं कि मतलब ये एक तरीके से हवाएं जो होती है नमी ग्रहण की रहती हैं, क्योंकि नमी वाली जो एयर होती है, हवा होती है, वो भारी होती है, वो नीचे की तरफ दबती है, और गर्म हवा शुष्क होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है, तो नमी कंटेन की रहती है तो इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, जिसके कारण कि आप देखेंगे केरला 1 जून करीब करीब केरला में पढ़ाएंगे बारिश वहां कराती है। और इसके पीछे का क्षेत्र है जो आप पढ़ेंगे कर्नाटका का, कुछ क्षेत्र पढ़ेंगे आप आंध्र प्रदेश का, और कुछ आप पढ़ेंगे जैसे कि कर्नाटक कल्याण क्षेत्र, आप पॉलिटी में भी इस चीज को पढ़ेंगे, मतलब कि वो क्षेत्र इतना सूखा एरिड, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही, स्कीम चला रही है, मतलब कि इसके पार का जो क्षेत्र है जहाँ बारिश नहीं तो उसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, पढ़ाऊंगा मैं, ये तो क्लियर करते चल रहा हूँ इस चीज को। ये चीज है जब यहाँ से मानसून एंटर करती है तो इसके समानांतर अरावली श्रृंखला इसके समानांतर पड़ जाते हैं, जिसके कारण कि ये मानसून डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से जाकर टकराती है। ये मानसून इधर से जाती है, और ये ईस्टर्न जो बंगाल खाड़ी से जो मानसून जाती है, ये दोनों मीट करती है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पे, और दोनों वहां बारिश कराती हैं, वो मीटिंग पॉइंट है, ठीक। तो ये क्लियर हुआ भारतीय मरुस्थल। और इस क्षेत्र में एक तरीके से देखेंगे तो वनस्पति, जिसको आप जीरोफाइट पढ़ते होंगे, जीरोफाइट मतलब कि सूखा क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे देखेंगे कैक्टस। और विशेषता ये है कि मतलब कि यहाँ पे जितनी वनस्पति जाती है उनकी जड़ें एक तरीके से डेप्थ होती है, मतलब कि जमीन के अंदर बहुत अंदर तक होती है उनकी जड़ें। ये तो नॉर्मल हो गया। अब मैंने इस क्षेत्र में एक तरीके से आप देखेंगे तो मैंने बारिश से बताया था शुरू में कि मतलब इस यहाँ पे अगर बहुत एरिड अगर एरिया तो अप्रोक्स 40 से 50 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है, इससे ज़्यादा नहीं। और कुछ क्षेत्र में इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन बनता है इस क्षेत्र में कौन कौन सी, सांभर झील, डीडवाना झील, ये मतलब कि एग्जाम में पूछ देता है कि मैच द कॉलम में करके पूछ देगा सांभर झील किस राज्य में है, और ये पुलिकट झील, ऐसे करके क्वेश्चन मैच द कॉलम में पूछ देता है। तो ये चीज़ें उम्मीद है, तो मैंने इस चीज़ को लिख दिया है, थोड़ा सा इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, मैं बता भी दे रहा हूँ फिर से। ये क्षेत्र पहले जो था अरब सागर में जलमग्न था। भूसन्नति सिद्धांत मतलब जो थ्योरी दी गई थी, भूसन्नति के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब कि मैंने शुरू में भी बताया था भूसन्नति क्या है, मतलब ये अगर ओशियन है, कोई चीज़ है, अगर इस पे इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, ठीक, ये जो बल लगता है तो ये चीज़ें ऊपर की तरफ अपलिफ्टमेंट होता है, जिसको ऊपर की तरफ होता है। तो एक तरीके से अब ये समुद्र का डूबा हुआ इलाका, तो इसीलिए देखेंगे सैंड पार्टिकल्स यहाँ पाए जाते हैं। और ये साल्टी एरिया आप देखेंगे तो राजस्थान में जितनी झीलें हैं वो साल्टी है, सांभर हो चाहे डीडवाना झील हो, ये सब साल्टी लेक है जितने भी देखेंगे। और इस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, जीरोफाइट पाई जाती है। आप एक तरीके से अब देखें वनस्पति पाई जाती है, लेकिन उतनी संघनन वनस्पति या इतनी घनी वनस्पति नहीं पाई जाती, यही कारण है। अपने मानसून ये एक तरीके से आप देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी जो है या भारतीय भूगोल को देखा जाए तो पूरी तरीके से ज्योग्राफी पर डिपेंड है कि किस तरफ कैसी मानसून है, कैसी जलवायु है, कैसा क्षेत्र है। और हर चीज़ आप कल देखेंगे, इस चीज़ से कल्चरल डिफरेंट भी आपको देखने को मिलेगा हर क्षेत्र में, हर चीज़ में। ज्योग्राफी के मतलब ज्योग्राफी का एक तरीके से इम्पैक्ट है इंडियन पे, मतलब भारत पे। तो उम्मीद है थोड़ा सा इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो मैं फिर उसके बाद आपको वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट, फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाऊंगा थोड़ा उसके बाद। चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, हम अपने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को पढ़ते हैं। इसको पूर्वी घाट बोलते हैं और इसको पश्चिमी घाट, ठीक। तो जैसा कि हमने पुराने लेक्चर में जितनी भी चीजें थी पुरानी मैंने बता दी, मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ कि क्योंकि किसी भी एग्जाम को आप इस लेक्चर से टारगेट कर सकते हैं, इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज को बता रहा हूँ। क्योंकि चीजें जब तक समझ जाएंगे तब तक आप क्वेश्चन जब आएंगे तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए चीजों को एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा पढ़िए। ये चीजें, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मतलब वेस्टर्न घाट का विस्तार कहाँ तक है। वेस्टर्न घाट का विस्तार है ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी तक,
नीलगिरी पहाड़ी वो पहाड़ी है दक्षिण भारत में जहाँ पे ईस्टर्न घाट, ये पॉइंट है, जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां आपस में आकर मीट करती, मतलब दोनों आके मिलती हैं, वो पहाड़ी है आपका नीलगिरी। आप देखें, आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे मसाला वसाला की खेती इधर बहुत अच्छी होती है, मिट्टी सॉइल जो भी होती है बढ़िया होता है। वेस्टर्न घाट को और एक नाम से जाना जाता है जिसको सह्याद्री बोलते हैं। आप लोगों ने आजकल रील में भी देखा होगा, सह्याद्री, कालसूबाई, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ काफ़ी हाइट की हैं, अच्छी लगती है देखने में, वही चीज़ें हैं। तो सह्याद्री को भी एक तरीके से डिवीज़न है। इसी वेस्टर्न घाट में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं जिससे होकर सड़क मार्ग निकलती है। उसमें से एक है आपका थाल घाट जो नासिक महाराष्ट्र, कोलकाता एक रोड है, मतलब वो निकलता है थाल घाट। फिर है भोर घाट जो महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ देता है, हमेशा ही पूछता है ज्योग्राफी में। ऐसा नहीं है कि थाल घाट कहाँ पे स्थित है, भोर घाट कहाँ पे स्थित है, पाल घाट। तो इस चीज को आप नोट करिएगा जरूर, थाल घाट नासिक में है, भोर घाट महाराष्ट्र में और पाल घाट केरल में है, ये चीजें नोट करिएगा। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सह्याद्री का डिवीजन बताऊंगा, 3 पार्ट में इसका भी डिवीजन है। तो आइए हम पढ़ते हैं, इस सह्याद्री के डिवीजन को पढ़ते हैं। सह्याद्री के डिवीजन को 3 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। सह्याद्री वेस्टर्न घाट को ही बोलते हैं, सह्याद्री की पहाड़ियां जितनी भी है उसमें है आपकी उत्तरी सह्याद्री में जो कालसूबाई, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। आप किसी भी चीज को अगर पढ़ते हैं तो अपने साथ एक एटलस का मैप जरूर रखें। आप पहली बात तो एक तरीके से हर चीज को मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे तो याद आसान होगा आपको याद करने के लिए। तो जो भी है पॉलिटिकल मैप को भी आपको याद रहना चाहिए। ये नहीं कि पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं आपको पता ही नहीं कि महाराष्ट्र कहाँ पे है, कर्नाटका कहाँ है, केरला कहाँ है, गुजरात कहाँ है। ये पता होना चाहिए, इंडियन स्ट्रक्चर या इंडियन मैप में से पता होना चाहिए कि कौन सा प्रदेश किस जगह पे स्थित है। सबसे बड़ी बात ये है। आइए तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। कालसूबाई, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र। क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कालसूबाई की पहाड़ी कहाँ पर है, तो आप डायरेक्ट आंसर हमेशा इस चीज को महाराष्ट्र टिक करिएगा, महाराष्ट्र। ये उत्तरी सह्याद्री। अब आते हैं मध्य सह्याद्री पे। मध्य सह्याद्री कैद्रमुखी, बागुआमाला और पुष्पागिरी, ये कर्नाटका में है। कैद्रमुखी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये आयरन माइंस के लिए बहुत फेमस है। कैद्रमुखी के खाने से जो लोहा निकलता है, यहीं पे एक आप पढ़ेंगे मार्मो गोवा, वहीं से ये मतलब अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है लोहा। मतलब कि इंडिया में भी कैद्रमुखी के बहुत, ये पूछ देता है कि कैद्रमुखी के खान किस चीज के लिए फेमस है, आयरन माइंस के लिए बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, मैं लिख भी देता हूँ इसको। कैद्रमुखी आयरन माइंस फेमस, अगर दिख नहीं रहा है तो आप लोग नोट करिएगा। कैद्रमुखी खान जो आयरन माइंस के लिए बहुत फेमस है। बाकी ये चीजें क्लियर होगी कहाँ पे, मध्य सह्याद्री में, कर्नाटका का पार्ट। अब आते हैं हम अपने टॉपिक दक्षिणी सह्याद्री पे, जो सबसे वेस्टर्न घाट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, दक्षिणी सह्याद्री को माना जाता है। इसमें आपको 3 डिवीजन मिलते हैं। आपको एक मिलता है आपको अन्नामलाई, पालनी, कार्डामम और इलायची। ठीक, एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिसको अन्नामुदी बोलते हैं। सबसे दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है अन्नामुदी। अन्नामलाई, पालनी, कार्डामम और इलायची। क्वेश्चन देखिए इससे बनते हैं, ये अन्नामलाई से पालनी और कार्डामम। क्वेश्चन देखिए ये जितने पिछले बीपीएससी या यूपीपीसीएस में भी या यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसके बाद उस चीज को बताता हूँ। भाई हम पढ़ते हैं अपने दक्षिणी सह्याद्री को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का हिस्सा। आप देखेंगे मैंने पढ़ा है कि दक्षिणी सह्याद्री में उत्तर में एक अन्नामलाई है, उत्तर में अन्नामलाई। आप इसके हिसाब से समझिए, ये है उत्तर में एक अन्नामलाई। ठीक, अब यहीं पे हल्का सा आप पढ़िए, उत्तर में पालनी की पहाड़ी और दक्षिण में ये कार्डामम की पहाड़ी। ये सीरीज पूछ देता है क्वेश्चन में कि मतलब इन तीनों को मतलब कि रीअरेंज करिए उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे नॉर्थ टू साउथ इसको अरेंज करिए। अब ऑप्शन में देगा कार्डामम, पालनी, अन्नामलाई ऐसे दे देगा, तो आपको पता होगा, तभी अगर मैप के थ्रू आप पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि कैसे उस चीज को अरेंज करना है। तो हम चलिए पढ़ते हैं। अन्नामलाई जो कि उत्तर में है, उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी और दक्षिणी कार्डामम की पहाड़ी,
पहाड़ी है। यही तीनों पहाड़ियां जो है आपको जाके आपको नीलगिरी, जो कि अब देखेंगे ये पॉइंट है कन्याकुमारी का, मतलब कि एक पॉइंट पे जाके मीट करती हैं। और ये क्षेत्र आप देखेंगे एक तरीके से मसालों के लिए बहुत फेमस है। मसालों के लिए आप आएंगे तो मसालों के लिए पढ़ाएंगे कि मसालों के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल पाई जाती है। वैसे तो रेड सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे लेटराइट सॉइल भी पाई जाती है, जो कि काजू की खेती के लिए बहुत फेमस है। जो लेटराइट मिट्टी एक तरीके से देखा जाए तो उतना उपजाऊ नहीं है, लेकिन काजू की खेती के लिए लेटराइट सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दक्षिण भारत में आपको देखने को बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है, कोस्टल प्लेन के साइड। और फिर बात आती है कि इस क्षेत्र में जलवायु कैसी पाई जाती है। और ये क्षेत्र जैव विविधता क्षेत्र को मतलब इस क्षेत्र को एक तरीके से जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया है, हॉट स्पॉट। यानी हॉट स्पॉट का मतलब ये कि मतलब वो क्षेत्र जहाँ पे मतलब कि ह्यूमन इंटरफेयर इतना हो गया है कि मतलब उस क्षेत्र को गवर्नमेंट द्वारा रिजर्व या एक तरीके से सिक्योर किया जा रहा है। मतलब कि आप देखेंगे वेस्टर्न घाट का नाम सुनेंगे, बायोस्फीयर हॉटस्पॉट, अब ये सब सारी चीजें चुनेंगे। मतलब कि इंडिया में एक तरीके से देखेंगे 4 हॉटस्पॉट है। खैर है आपका हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट में एक वेस्टर्न घाट है, अंडमान है, ये सब चीजें हॉटस्पॉट एरियाज है। तो ये चीजें नोट करिएगा। AMW जलवायु पाई जाती है। इसको डोंट वरी, घबराइएगा मत कि ये क्या लिख दिया गया। कोपेन का वर्गीकरण जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। बेसिकली आप लोग इस चीज को याद कर लीजिएगा कि AMW क्वेश्चन पूछेगा कौन सी जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट में AMW जलवायु पाई जाती है। और जैव विविधता क्षेत्र हॉटस्पॉट एरिया इस चीज को घोषित किया गया है दक्षिण भारत को, वेस्टर्न घाट को। उम्मीद है इस चीज को नोट करिए। उसके बाद हम थोड़ा सा ईस्टर्न घाट को पढ़ाएंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम प्रायद्वीपीय भारत को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हम द्वीपीय प्रदेश को पढ़ेंगे। ईस्टर्न घाट को हम कंप्लीट कर देते हैं अभी। तो स्क्रीनशॉट इस चीज का ले लीजिए। तो जैसा कि हमने आप पढ़ते हैं पूर्वी घाट के बारे में, बेसिकली पूर्वी घाट। तो सबसे पहला क्वेश्चन मतलब पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। आप ये महेंद्रगिरी देखेंगे, महेंद्रगिरी से लेकर वैगई तक, जो यहाँ पे तमिलनाडु, महेंद्रगिरी पर्वत आई थिंक मेरे हिसाब से उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तार देखा जाता है। महेंद्रगिरी लिख देता हूं, उड़ीसा कंफ्यूज है, लेकिन एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। उड़ीसा से वैगई तमिलनाडु, इसका एक तरीके से एक्सपेंशन देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है ये एक विखंडित पर्वत का उदाहरण है। विखंडित ही क्योंकि इसमें नदियों द्वारा बहुत ज्यादा अपर्दन इरोजन किया गया, जिसके कारण कि आपने डिफरेंस देख लिया होगा। वेस्टर्न घाट के रेंज को मैंने ऐसे बनाया और ये ईस्टर्न घाट के जितने भी माउंटेन्स मैंने ऐसे बनाए, क्योंकि इनके बीच से नदियां निकली हैं। आपने एक चीज देखा होगा कि मैंने पहले बताया इसका कारण, क्योंकि इसका झुकाव वेस्ट ईस्ट की तरफ है। जितनी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वे पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। बहुत सारी नदियां इसमें हैं जो कि इन दर्रों के या मतलब इन पहाड़ों के बीच से निकले, इसीलिए नदियों द्वारा बहुत अपर्दन किया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों में एक तरीके से आप देखेंगे तो नर्मदा क्वेश्चन बनता है कि ऐसे मेन सोर्स में क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा और ताप्ती एस्टुरिक क्यों बनाती हैं, और पूर्वी घाट की जितनी आप पूर्वी घाट की नदियां हैं वो एक तरीके से देखा डेल्टा क्यों बनाती है। ये क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछ देता है कभी कभी। और फिर हम आते हैं, आपने पहले देखा ही लिया कि मतलब नदियों द्वारा अपर्दन किया गया इसके कारण। और कुछ इसमें क्वेश्चन बनता है महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी हैं। महेंद्रगिरी मैंने बताया उड़ीसा, रायकांडा, गलीकांडा, सीकरम गुट्टा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मतलब ये सब वेस्टर्न घाट में कि ईस्टर्न घाट में है। और कभी कभी अगर डेप्थ में जाना रहेगा, अगर स्टेट पीसी से अपर लेवल के एग्जाम में जाएंगे तो इसमें मतलब एक तरीके से पूछ देगा कि किस स्टेट में है या किस मतलब क्षेत्र से, मतलब कि किस क्षेत्र में ये स्थित है। तो महेंद्रगिरी है, रायकांडा है, गलीकांडा, सीकरम गुट्टा। और इस क्षेत्र में एक तरीके से क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया मतलब इस क्षेत्र में जलवायु कैसी पाई जाती है। एस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, एस प्रकार की जलवायु। और कुछ पॉइंट्स मैंने ऊपर लिख दिए, जगह नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। क्वेश्चन बनता है कि पालकोंडा की पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है किस क्षेत्र में। वनडे एग्जाम में बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन। मैं किसी भी स्टेट पीसी कॉलम में करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप इस चीज को आई होप नोट करते चलिएंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक है जावाडी, ये तमिलनाडु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, एक चीज है, ईस्टर्न घाट में जितनी भी चट्टानें एक तरीके से एक विशेष प्रकार के चट्टान, स्पेसिफिक टाइप की क्रिस्टल पाया जाता है जिसको चारकोनाइड बोलते हैं। मैं लिख देता हूं,
चारकोनाइट प्रकार का पत्थर पाया जाता है। अब जो भी वो पत्थर पाया जाता है, तो अब जैसा कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट की, हमने स्टार्ट किया गंगा के, मध्य गंगा के मैदान से ब्रह्मपुत्रा तक मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने भारतीय मरुस्थल को पढ़ा, उसके बाद हमने वेस्टर्न घाट को, ईस्टर्न घाट को। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए मैं इस चीज़ को विराम दूंगा। अभी हम लोग का बचा है ये प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत भारत के भौतिक विभाजन में एक 5वां हिस्सा है। एक तरीके से मैं अपने हिसाब से इसको डिवीजन करके पढ़ा रहा हूँ, मतलब डिवीजन कोई प्रायद्वीपीय भारत से स्टार्ट करता है, कोई, मैंने इसे ऐसे स्टार्ट अपने हिसाब से किया। ये प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत के बाद कुछ बचेंगे अंडमान की द्वीपीय प्रदेश पढ़ेंगे हम, जो लास्ट होगा ये। उसके बाद इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, घटना चक्र से उठाएंगे क्वेश्चन को, जितने भी मतलब इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन आते हैं या रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर थोड़ा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आई होप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके तक मतलब कि पहुंचती रहे। ये कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रही है, मतलब कि सीरीज लेक्चर है। ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री के भी कुछ लेक्चर्स है, पॉलिटी के भी लेक्चर्स अपलोड होंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।